स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने YouTube चैनल नीट तैयारी बाय सौरभ प्रजापति। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहा हूं। वो अपडेट है यूपी की नीट काउंसलिंग से रिलेटेड। जो 85% सीट्स पे जो काउंसलिंग होगी उसके रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में आपको जो अब तक की लेटेस्ट अपडेट है उसकी जानकारी दूंगा। अगर आपको यूपी की जो काउंसलिंग के बारे में आपको कोई भी जानकारी लेनी है, आपको गूगल पे कुछ भी देखना है कि इससे रिलेटेड कौन सी अपडेट आ रही है, आपको दो वेबसाइट मेनली सर्च करनी है। एक वेबसाइट है www.updgme.in और दूसरी वेबसाइट है upneetgov.in। तो यूपीडीजीएमई की जो वेबसाइट है उस पर तीन नोट्स से आ चुके हैं। मैं उसमें आपको बता दे रहा हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने ये चीज़ बताई है कि इसमें कौन से जो स्टूडेंट्स हैं एलिजिबल हैं, कौन से स्टूडेंट नहीं एलिजिबल हैं, आपको कि कैसे तैयारी रखनी है। तो उसमें सबसे पहली बात, आपको यूपी की जो स्टेट काउंसलिंग हो रही है उसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन होगा उसके लिए आपका यूपी का स्थायी निवासी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने आप को कैसे स्थायी निवासी प्रमाणित करेंगे? तो इसके लिए या तो आपने हाई स्कूल इंटर अगर आपने यूपी से किया है, अगर आपने हाई स्कूल इंटर यूपी से किया है तो आपको किसी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने हाई स्कूल मान लीजिए यूपी से किया है, इंटर आपने किसी और स्टेट से किया है, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। और अगर मान लीजिए आप दोनों बाहर से किए हैं तो भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए इन्होंने बताया है कि 1/4/2020 मतलब कि अप्रैल के बाद का होना चाहिए। 1/4/2020 के बाद जो आप बनवाएंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट वही एप्लीकेबल होगा। इसके पहले वाले डोमिसाइल की आपकी कोई वैधता नहीं है, उसको नहीं माना जाएगा, उसको वैध नहीं माना जाएगा। तो ये तो हो गया डोमिसाइल से रिलेटेड। बाकी ये डोमिसाइल से रिलेटेड हो गया। बाकी मैं आपको बता दूं, उन्होंने सिक्योरिटी मनी के बारे में भी कहा है। ये सबसे सिक्योरिटी मनी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले जो प्रक्रिया होगी यूपी नीट काउंसलिंग के लिए, उसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो आपके लिए जो स्टेट काउंसलिंग होगी उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यूपी का होना जरूरी है। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज जो यूपी में उसमें जो एडमिशन होगा उसके लिए किसी अन्य स्टेट के लोग भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपकी काउंसलिंग आपकी स्टेज में लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग होगी वो 3 स्टेज में पूरी होगी। एक राउंड 1 होगा, एक राउंड 2 होगा, तीसरा होगा मॉपअप राउंड। तो सबसे पहली बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगी। जब फर्स्ट राउंड शुरू होगा तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने अपनी इसी साइट पे आपको जाना होगा, यूपीडीजीएमई साइट पे इसी नोटिस को आपको पढ़ना होगा। उस पर सबको लिखा कि किन किन जो है कॉलेजों में आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग इस बार जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उन सबको सेंटर नोडल सेंटर बनाया गया है। जैसे आपका केजीएमसी हो गया, डॉक्टर राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया, जीएसवीएम हो गया, आपका आगरा का मेडिकल कॉलेज हो गया, प्रयागराज का हो गया, आपका झांसी का हो गया, और लगभग जितने राजकीय हैं सबको ज़्यादा नोडल सेंटर बनाया गया कोविड-19 के कारण। तो पहले वैसे कम ही बनाए जाते थे। तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराएंगे। इसके बाद आपको सिक्योरिटी मनी के रूप में आपको, अगर आप मान लीजिए एमबीबीएस बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 30,000 रुपीज़ का डीडी बनवाना पड़ेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एंड एजुकेशन के नाम से, जो कि लखनऊ में पेबल होगा। इस नाम से आपको जो है आप साइट पे जाइएगा, उस पर आपको पता चल जाएगा। तो उसके नाम से आपको डीडी आपको बनवाना पड़ेगा 30,000 की। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 लाख की डीडी बनवानी पड़ेगी, 2 लाख रुपीज़ की, अगर प्राइवेट एमबीबीएस के लिए अगर एडमिशन चाहते हैं। अगर आपको बीडीएस अगर आपको जाना है तो आप 1 लाख की डीडी बनाएंगे। अगर आपने प्राइवेट के लिए अगर 2 लाख की डीडी बनवाई है तो आप गवर्नमेंट के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट एडमिशन चाहिए तो आपको 30,000 की डीडी बनवानी पड़ेगी। ये आपकी सिक्योरिटी मनी हो गई। आपको इस बार बॉन्ड भी साइन कराना पड़ेगा। ये बॉन्ड आपका 10 लाख का होगा। बॉन्ड ऐसा है कि आप जब मान लीजिए आपके गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, आप जब एडमिशन एमबीबीएस करने के बाद जब बीडीएस करने के बाद जब निकलेंगे तो आपको 2 साल आपको यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत आपको काम करना पड़ेगा। किसी जरूरी नहीं महानगरों में, मतलब कि सिटीज़ में अगर नहीं भी है, राजकीय वैसे भी सिटीज़ में नहीं होते मेन सिटीज़ में, तो आप वहाँ पर भी आपको काम करना पड़ेगा। एज अ संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में आपको वहाँ पे सेवाएं देनी पड़ेगी, ये 2 साल के लिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको 10 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये 3 राउंड में काउंसलिंग होगी, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट अलॉट होगी। फर्स्ट राउंड में जब आपको कोई सीट अलॉट हो जाएगी आपको एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी।
मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में आपको मान लीजिए आरएमएल आपको मिला, या फर्स्ट राउंड में जीएसएम मिला, या आपको कोई राजकीय मिला, तो आपको एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। अगर आपने एडमिशन प्रक्रिया नहीं पूरी की तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। वो अब आप सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको सिक्योरिटी मनी दोबारा जमा करनी पड़ेगी, दोबारा सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी। और जिनको फर्स्ट राउंड, जिन्होंने मान लीजिए फर्स्ट राउंड में नहीं रजिस्ट्रेशन कराया है, वो सेकंड राउंड में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का फिर से विंडो ओपन होगा, सेकंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आपको जैसे फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। आप जो है रीसफल कर सकते हैं। अब रीसफल करने का मतलब है कि अगर आपने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया तो आपको, अगर आपने अच्छा कॉलेज आपको मिल रहा है तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपको वही कॉलेज मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपने बनाया, अब रीसफल के लिए आपने फॉर्म भर दिया, सेकंड राउंड में वही कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आपको फिर से उसी कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको दोनों सीटें आपको वैकेंट मान ली जाएंगी, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए सेकंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको मान लीजिए कोई कॉलेज सेकंड राउंड में अलॉट हो गया, तो अब आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसलिए मॉपअप राउंड में वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट अलॉट नहीं होगी, वो बच्चे मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या ऑल इंडिया से जो प्रवेश ले चुके हैं, ऐसे बच्चों को मॉपअप में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। यही कुछ मेन बातें हैं जो नोटिस उन्होंने जारी किए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक नोटिस और जारी किए वो एज लिमिट के बारे में, एज लिमिट के बारे में उन्होंने कुछ बताया कि 25 ईयर जो एज लिमिट है वो जनरल के लिए मेरे ख्याल से, और जो 5 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए है, एक ये नोटिस जारी की है। बाकी आपकी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, जो भी अभी ये जो है कुछ ही दिनों में, 1-2 दिनों में, 2-3 दिनों में ये पूरा समय देंगे, किस तारीख को क्या होना है, कितने रैंक को कब वेरिफिकेशन कराना है, तो इसके बारे में जो भी जानकारी आएगी मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू आपको पहले ही प्रोवाइड करूँगा। इसलिए आप जो है बेहिचक होकर अपनी काउंसलिंग कराइए, और जो भी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू।